फिक्र में अब उस 52 सेकंड की बात, जिसका सम्मान किस तरह करना है, यह शायद देश में पहली क्लास के छात्र से लेकर 75 साल के बुजुर्ग तक सभी लोग जानते हैं। लेकिन इसी 52 सेकंड पर इस वक्त बिहार में जबरदस्त कलेश चला हुआ है और इसका केंद्र है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप है और इन आरोपों की गर्मी से बिहार की सियासत उबल रही है। सबसे पहले हम आपको नीतीश कुमार के 2 वीडियोस दिखाते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा आखिर कलेश छिड़ा किस बात पर है। यह वीडियो पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर का है, जहां बिहार के सीएम एक खेल प्रतियोगिता का उद्घाटन करने पहुंचे थे, लेकिन आरोप है कि यहां उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 बार राष्ट्रगान का अपमान किया। पहला वीडियो तब का है जब राष्ट्रगान शुरू हो चुका था, लेकिन नीतीश कुमार 52 सेकंड भी खुद को रोक नहीं सके और उन्होंने पास खड़े प्रधान सचिव दीपक कुमार से बात करनी शुरू कर दी और दीपक कुमार ने असहज होकर उनका ध्यान राष्ट्रगान पर दिलाया। तो इसके बाद भी नीतीश सामने खड़े पत्रकारों से हाय हेलो और नमस्ते करने लगे और यह सब कुछ तब हो रहा था जब राष्ट्रगान चल रहा था। इसकी याद दीपक कुमार नीतीश को बार बार दिलाते रहे, लेकिन नीतीश नहीं रुके। एक और वीडियो उस वक्त का है जब सीएम नीतीश कुमार समारोह स्थल पर पहुंचे थे, तब मंच को संचालित कर रहे शख्स ने राष्ट्रगान शुरू करने के लिए कहा और सबसे खड़े होने का आग्रह किया, लेकिन आरोप है कि तभी नीतीश ने राष्ट्रगान रुकवा दिया और पहले स्टेडियम का चक्कर लगाने निकल पड़े। आप लोग जहां हैं वहां खड़े हो जाइए राष्ट्रगान के लिए। आप सभी से अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपनी अपनी जगह से खड़े हो जाइए। नीतीश कुमार ने जो गुरुवार को किया, उसके साइड इफेक्ट शुक्रवार को बिहार विधानसभा में देखे, जहां आरजेडी ने पहले बाहर पोस्टर लेकर नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन किया और फिर अंदर भी जोरदार कलेश हुआ। आरजेडी का कहना है कि सीएम नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, इसीलिए उन्हें किसी संवैधानिक पद पर नहीं रहना चाहिए। अब प्रधानमंत्री के तो लाडले मुख्यमंत्री ने किया, तो लाडले मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कुछ नसीहत देंगे, कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे। देश का अपमान हुआ, राष्ट्रगान का अपमान हुआ। जैसे दिमागी काम नहीं कर रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो इस्तीफा करके अपना बेटा को बना ले। चूंकि हमारे नेता परिवारवाद से भागते हैं, आप भी जानते हैं। वो लोग परिवारवाद, इंटरनेशनल परिवारवाद करता है, जो सब जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवारवाद के अध्यक्ष लोग हैं, पूरा परिवार उसी में है। आप देख ही रहे हैं, आप छिपा नहीं है। एक से एक बढ़कर हरकत है। 10 साल में संसार विनाश हो जाएगा। तो इस तरह का बात कोई मुख्यमंत्री बोल सकता है जिसकी मानसिक स्थिति ठीक हो? 19 सेकेंड के वीडियो के आधार पर आप नीतीश कुमार जी की समग्रता में मूल्यांकन कर रहे हैं, यह कहीं से न्यायोचित नहीं है। मुझे लगता है कि उनकी स्थिति सही नहीं है और इस स्थिति में वो एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो इस देश के प्रधानमंत्री को और होम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि बिहार किसके हाथों में है। कोई अपमान नहीं हुआ, बेवजह भटकाने का काम लोग कर रहे हैं करके। सच्चाई कुछ और है। नीतीश कुमार पूरी तरह स्वस्थ। जिस व्यक्ति को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का अंतर पता नहीं है, वह व्यक्ति को किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने का नीतीश कुमार विकास पुरुष पर कोई अधिकार नहीं। जब इंटेंशन बिल्कुल सही है और भूल भी है और अस्वस्थता और उम्र दोनों नीतीश कुमार जी का दिखता है, ये क्षमाजोग भी है और इस पर राजनीति पॉलिटिकलाइज नहीं किया जा सकता। बिहार में राष्ट्रगान के अपमान वाली सियासी कलह पर हमने आप फिक्र के सभी फैंस के लिए एक और फाइल तैयार की है, जिससे आपको यह पता चलेगा कि राष्ट्रगान को लेकर आखिर नियम क्या कहते हैं और क्या इसे तोड़ने पर किसी को सजा भी हो सकती है। जरा ध्यान से देखिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। अगर पता हो तो रिकॉल कर लेते हैं। भारत के राष्ट्रगान के नियम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के तहत निर्धारित किए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 51A के अनुसार राष्ट्रगान का सम्मान करना देश के प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी। राष्ट्रगान आचार संहिता के अनुसार राष्ट्रगान के वक्त सावधान मुद्रा में खड़े रहना आवश्यक है। राष्ट्रगान के शब्द या उसके संगीत में
किसी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं है। राष्ट्रीय गौरव के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रगान का अपमान करने और नियमों को तोड़ने पर कठोर सजा का प्रावधान है और यह सजा 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों संभव है। इसीलिए आरजेडी यह मांग कर रही है कि नीतीश कुमार को 3 साल की सजा। इसके लिए बिहार के मुजफ्फरपुर में नीतीश के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। वैसे देश का राष्ट्रगान भारत के रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए गर्व और गौरव का विषय है। इसीलिए पूरी ईमानदारी के साथ इसका सम्मान किया जाना चाहिए, फिर चाहे वो आम जनता हो या कोई नेता। मौलिक जिम्मेदारियों के तराजू में सब एक समान। अब फिक्र कर्नाटक और वहां एक बिल की वजह से मचे बवाल की है। कर्नाटक विधानसभा में आज का दिन हंगामे के नाम रहा। बजट सत्र के आखिरी दिन सिद्धरामैया सरकार ने सार्वजनिक ठेकों में मुस्लिम ठेकेदारों को 4% आरक्षण देने वाला बिल पास कर दिया। इस बिल के पास होते ही बीजेपी विधायक भड़क गए, इसे असंवैधानिक बताते हुए अदालत में चुनौती देने की कसम खाई। उन्होंने बिल की कॉपी फाड़ दी और उसे स्पीकर और सीएम की ओर फेंक दिया। बीजेपी विधायक नारेबाजी करते हुए वेल में घुस गए। इस हंगामे का असर यह हुआ कि बीजेपी के 18 विधायकों को 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उनको मार्शल के जरिए कुछ इस तरह उठाकर विधानसभा से बाहर कर दिया गया। अब बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। खैर, हम उस मुद्दे पर लौटते हैं जो इस एक्शन की जड़ में है, यानी सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण। जिस दिन से कर्नाटक सरकार का यह प्रस्ताव सामने आया, उस दिन से ही बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक सियासत चरम पर है। पूरी क्रोनोलॉजी समझने से पहले आपको यह खबर एक बार फिर रिकैप कर देते हैं। देखिए, कर्नाटक सरकार ने आज विधानसभा में द कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 पारित करा लिया। इस बिल में सरकारी ठेकों में मुस्लिमों को 4% आरक्षण देने का प्रावधान है, लेकिन इस आरक्षण के लिए रकम की सीमा तय की गई है। 2 करोड़ तक के सिविल कार्यों, जबकि 1 करोड़ तक के माल और सेवा के सरकारी ठेकों में ही मुस्लिमों को आरक्षण मिलेगा। वर्तमान में कर्नाटक में SC, ST और OBC ठेकेदारों के लिए सिविल कार्य में आरक्षण है, लेकिन इस संशोधन के जरिए इस बार मुसलमानों को भी जोड़ा गया है। अब आपको इस बिल की क्रोनोलॉजी बताते हैं। 7 मार्च को सीएम सिद्धरामैया ने अपने बजट भाषण में इस बिल का जिक्र किया था। 14 मार्च को कर्नाटक कैबिनेट ने द कर्नाटक ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट अमेंडमेंट बिल 2025 को मंजूरी दे दी। 18 मार्च को यह बिल विधानसभा में पेश किया गया और आज यानी 21 मार्च को इसे विपक्ष के हंगामे के बीच पास करा लिया गया। अब यह बिल मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास जाएगा, तब जाकर लागू होगा। इस बिल के राजनीतिक मायने क्या है, यह भी हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन पहले आप कुछ बयान सुन लीजिए, जिससे आपको इस खबर का तापमान का अंदाजा हो जाएगा। ये जो 4% मुस्लिम आरक्षण या रिजर्वेशन दिया गया है, यह कैटेगरी 2B OBC आरक्षण के अंतर्गत दिया गया है। OBC बंधुओं के अधिकार को मार करके, उसमें सेंधमारी करके जो OBC को मिलना चाहिए उसे काट करके कर्नाटक की सिद्धरामैया सरकार ने राहुल गांधी जी के कहने पर मुसलमानों को दिया है। It is a shame on democracy. BJP is uncultured party. They have lost the mandate of the people of Karnataka. माइनॉरिटी के खिलाफ RSS बीजेपी की जो घृणा है, हर जगह में जहां माइनॉरिटी का नाम आएगा इसका जबान से जहर निकलता है। घोर विरोध हम करेंगे और हम कानूनी भी लड़ाई भी लड़ेंगे और इसके साथ ही साथ पॉलिटिकल आंदोलन में करेंगे। कांग्रेस ए आलमगीर राहुल जेब, जहां पनाह की ख्वाहिश वाले शहजादे, जहां पनाह बनने का ख्वाब पाले, अरमान पाले, मुस्लिम तफक्कुद की राह पर है शहजादा। तफक्कुद मतलब तुष्टिकरण। कुर्सी की आसनाई में अंधे हुए हैं इस कदर कि दिन रात
मुस्लिमे इश्क में गिरफ्तार है शहजादा। अब आपको कर्नाटक के सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण वाले दांव का पॉलिटिकल इंपैक्ट बताते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक कर्नाटक में मुस्लिमों की आबादी लगभग 13% है। लोकनीति CSDS का सर्वे कहता है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में 70% मुस्लिम वोटरों ने कांग्रेस के लिए वोट किया था। राज्य में अभी कांग्रेस की सरकार है। कर्नाटक की कुल 224 विधानसभा सीटों में 40 सीटों पर मुस्लिम समुदाय ही जीत हार का फैसला करते हैं। मुस्लिमों को लेकर पहले भी सिद्धरामैया सरकार पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं। सितंबर 2024 में 2 जिलों में आंगनबाड़ी टीचरों के लिए उर्दू को अनिवार्य कर दिया गया था। 2018 से पहले सिद्धरामैया पर अपने पहले कार्यकाल में भी PFI के खिलाफ मुकदमे वापस लेने का आरोप लगा था। इसीलिए जब सरकारी ठेकों में मुस्लिम आरक्षण देने का फैसला हुआ तो बीजेपी ने एक बार फिर सिद्धरामैया पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाकर उनको घेरना शुरू कर दिया। आने वाले दिनों में इसे लेकर कर्नाटक में सियासी चिंगारी और भड़क सकती है। और फिक्र में अब बात करते हैं संघ के 3 दिवसीय महामंथन की, जिसकी शुरुआत आज हुई है। आज से बेंगलुरु में RSS की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा हो रही है। अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा 2025 की शुरुआत सरसंघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने भारत माता की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर की। इस प्रतिनिधि सभा में RSS के 1450 प्रतिनिधि मौजूद हैं। आपको बता दें कि इस वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में बैठक में संघ के विस्तार और सामाजिक कार्यों पर चर्चा हो रही है। संघ के सर कार्यवाह मुकुंद सियार ने कई मुद्दों पर संघ के संदेश को सामने रखा। कई मुद्दों पर उन्होंने बात की। आपको 5 मुद्दों के बारे में बताते हैं जो RSS का मुख्य एजेंडा है। बांग्लादेश पर संघ के सर कार्यवाह मुकुंद सियार ने कहा कि वहां हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। हिंदुओं की सुरक्षा, हिंदुओं का गौरव हमारी प्राथमिकता है, इसका सम्मान करना जरूरी है। वहीं NRC पर कहा कि जो देश में रहता है उनकी पहचान जरूरी है, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, यह सरकार को तय करना है। भाषा विवाद पर 3 भाषा फॉर्मूला की चर्चा हुई। यह कहा कि करियर भाषा, स्थानीय भाषा और मातृभाषा की जानकारी हर किसी को होनी चाहिए। मणिपुर हिंसा पर यह कहा गया कि वहां 20 महीने से हालात खराब है, लेकिन अभी उम्मीदबंदी है। केंद्र और वहां के समाज ने आगे बढ़कर काम शुरू किया। महाकुंभ को लेकर कहा गया कि इससे प्रयागराज ने आत्मविश्वास बढ़ाया है। संसार के लिए यह अचंभित करने वाला था। Of Hindus in Bangladesh or human rights issues related to Hindus all over the world and how a collaborative approach could be done to strengthen our society, not only in India. देश में जो रहता है उनके लिए आइडेंटिटी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन यदि हो सकता है तो भी होना चाहिए, ये संघ का मत है। Bharat had its Mahakumbh at Prayagraj, actually which heightened cultural pride and also aroused our self-confidence. The Uttar Pradesh state government and union government of Bharat, we think it deserves congratulations for creating and running the whole Kumbh with smooth infrastructure and management. Our workers and our Swayamsevaks, our organization among both Kukis and Meiteis, and we are trying to bring in the leadership in both the communities to sit together. Yes, there are many things which have to be solved politically and some of the decision has to be taken by central government. They are doing their work. We are helping the people of Manipur by bringing communities together. बेंगलुरु में RSS की बैठक की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह,
तबला वादक जाकिर हुसैन, प्रतीश नंदी समेत संघ के दिवंगत कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई। Paid our tributes to our former Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji and world famous tabla player Ustad Zakir Hussain ji। आपको संघ शक्ति की संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं। इस समय संघ की गतिविधियां देश में 73,646 स्थानों पर हो रही, जिनमें से 51,710 स्थानों पर प्रतिदिन शाखाएं लगती। इस साल संघ की शाखाओं में 10,000 की वृद्धि हुई है, जिससे कुल संख्या 83,129 हो गई है। साप्ताहिक गतिविधियां भी पिछले वर्ष की तुलना में 4,430 बढ़ी हैं। वर्तमान में संघ की कुल 1,15,276 गतिविधियां देश भर में संचालित हो रही हैं। फिक्र में अब देश की और भी खबरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले खबरों की लोकेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं और आपको अमेरिका लेकर चलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। एक और फैसले की चर्चा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसकी वजह यह है कि ट्रंप ने अमेरिकी शिक्षा विभाग को बंद कर दिया है। सुन के आप हैरान हो गए, मैं फिर से रिपीट करता हूं। ट्रंप ने अमेरिकी शिक्षा विभाग को बंद कर दिया है। हम पढ़ने के लिए अमेरिका जाते हैं, भारत में कई बच्चे अमेरिका जाते हैं, वहां की एजुकेशन बहुत ऊपर है। सुनिए इस खबर को। सुपर पावर कहे जाने वाले देश के राष्ट्रपति अगर शिक्षा विभाग को ही बंद कर दें तो उस फैसले की समीक्षा होगी, कोई भी दौर रहा हो। लेकिन एक बात हमेशा कही जाती है कि जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। किसी भी धर्म में, किसी भी देश में शिक्षा को सर्वोपरि माना गया है। ज्ञान ही आपको जागरूक करता है और आपको आपका अधिकार दिलाता है, और यह ज्ञान अच्छी शिक्षा से ही हासिल होता है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नजर में अमेरिकी शिक्षा विभाग एकदम बेकार है। हमारे पास ट्रंप की एक वीडियो फाइल है जिसे हमने 2 हिस्सों में बांटा है। आप देख सकते हैं, ट्रंप जब व्हाइट हाउस में अपने दफ्तर में आए तो सेंटर में उनकी कुर्सी के दोनों तरफ बच्चे बैठे हुए थे। पहले ट्रंप ने उनसे पूछा कि क्या मुझे ये करना चाहिए। बच्चे हाँ में सिर हिलाते हैं और फिर ट्रंप शिक्षा विभाग को बंद करने वाले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन कर देते हैं। अमेरिकी इतिहास में इससे पहले कभी किसी राष्ट्रपति ने आधिकारिक तौर पर शिक्षा विभाग बंद नहीं किया। सवाल उठता है कि आखिर ट्रंप क्या करना चाहते थे। ट्रंप अपने फैसलों से ग्लोबल ऑर्डर में हलचल तो मचा ही रहे थे, लेकिन जिस तरह वो खर्चों में कटौती वाला फॉर्मूला अपनाकर एक एक करके डिपार्टमेंट बंद कर रहे हैं, क्या वो अमेरिका के हित में है? जिस शिक्षा विभाग को ट्रंप ने बंद कर दिया है उसके बारे में मोटे तौर पर आप जान लीजिए। अमेरिकी शिक्षा विभाग 1,34,000 पब्लिक और प्राइवेट स्कूलों की देखभाल करता है। यह विभाग $1.6 ट्रिलियन के स्टूडेंट लोन बांटता है। अमेरिका अपनी जीडीपी का 5.4% हिस्सा इस विभाग पर खर्च करता है। शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर अमेरिका अलग से $42 बिलियन खर्च करता है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका ने 1979 से अब तक करीब 259 लाख करोड़ रुपए इस विभाग पर खर्च किए हैं। इतनी तो कई देशों को मिलाकर जीडीपी भी नहीं हो। ऐसे में शिक्षा विभाग को बंद करने के ट्रंप के फैसले के पीछे व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट है जिसमें इस विभाग पर कई सवाल उठाए गए हैं। व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि अमेरिका में 8वीं कक्षा के 70% छात्र ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं। अमेरिका के 4थी कक्षा के 10 में से 6 बच्चे गणित में काफी कमजोर हैं। अमेरिका में 4थी कक्षा के 40% बच्चे बेसिक रीडिंग भी नहीं कर पाते हैं, यानी वो पढ़ नहीं पाते हैं। अमेरिका में 8वीं कक्षा के करीब 3/4 बच्चे भी मैथ्स में काफी कमजोर हैं, यानी अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी अमेरिका में शिक्षा के स्तर पर सवाल उठ रहे हैं। ट्रंप ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी स्कूल बच्चों को कट्टर और अमेरिकी विरोधी बना रहे हैं। ट्रंप का दावा है कि इस विभाग को बंद करने से उच्च शिक्षा में सुधार होगा। वहीं व्हाइट हाउस की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि शिक्षा विभाग इस वक्त एक बैंक की तरह काम कर रहा है जो लाखों डॉलर्स के लोन दे रहा है। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक में 2 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जबकि शिक्षा विभाग में 1500 कर्मचारी ही मलाई खा रहे हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को बंद कर दिया है। हालांकि ट्रंप के आदेश में कहा गया कि दिव्यांग बच्चों के लिए ग्रांट और फंडिंग जैसे जरूरी प्रोग्राम जारी रहेंगे। ये प्रोग्राम दूसरी एजेंसियों को सौंपे जाएंगे। आप भी देखिए कि आखिर ट्रंप ने अमेरिका में शिक्षा व्यवस्था को कैसे हिलाकर रख दिया। क्या डोनाल्ड ट्रंप को यह बात पता है कि अमेरिका में प्राइमरी स्कूल्स की हालत क्यों खराब है? एजुकेशन डिपार्टमेंट की वजह से नहीं,
प्रॉब्लम यह है कि वहां पर प्राइमरी स्कूल की एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री है, बच्चों के पास अधिकार है, लेकिन टीचर्स के पास बच्चों को डिसिप्लिन करने का कोई अधिकार नहीं है। और वहां पर हायर एजुकेशन जो है वो एक्सपेंसिव हो जाती है। इसीलिए ज्यादातर प्राइमरी स्कूल के बच्चे ड्रॉप आउट है, क्योंकि वो अपनी एजुकेशन को सीरियस ही नहीं लेते। टीचर्स के पास कोई राइट्स ही नहीं है वहां पर। प्रॉब्लम ये है। लेकिन अमेरिका में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप के आदेश के बाद भी शिक्षा विभाग को बंद करना मुश्किल है। इसे बंद करने के लिए अमेरिकी सेनेट में 60 वोटों की जरूरत होगी। लेकिन यहां ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के पास सिर्फ 53 सीटें हैं। ट्रंप को 7 डेमोक्रेटिक सांसदों का वोट चाहिए, जो कि राजनीतिक तौर पर मुश्किल, असंभव लगता है। फिक्र में बात गुरुग्राम की एक सोसाइटी की करते हैं, जिसके 3 टावर में रहने वाले लोगों को सुरक्षा का हवाला देते हुए तत्काल प्रभाव से सोसाइटी खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके लिए उन्हें सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया है। तस्वीरों में जिस सोसाइटी को अब आप देखने वाले हैं, इसका नाम है चिंटेल पैराडाइसो हाउसिंग सोसाइटी। ये गुरुग्राम में एक पॉश इलाके में है। ये दिल्ली गुरुग्राम हाईवे के बिल्कुल नजदीक है और यहां मिडिल क्लास परिवार रहते हैं। किस्मत से इन्होंने सही समय पर अपने घर यहां पर बुक करवा लिए थे। आज की तारीख में यहां एक एक घर की कीमत करोड़ों में है। लेकिन अब केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान यानी CBRE ने ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर यहां 3 टावर में रहने वाले लोगों को घर खाली करने के लिए कह दिया है। यहां भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू कर दिया गया है। लेकिन यहां रहने वाले लोगों की अपनी मांगे हैं, जो बिल्डर की शर्तों को खारिज कर रहे हैं। पहले मोटे तौर पर इस सोसाइटी के बारे में समझ लेते हैं। इस सोसाइटी के टावर A, B और C में रहने वाले लोगों को घर खाली करने के लिए कह दिया गया है। इन 3 टावर्स में कुल 192 फ्लैट्स हैं। हर फ्लोर पर 4 फ्लैट हैं। 5 वर्ष में यहां फ्लैट्स की कीमत 2 गुनी हो गई है। 5 वर्ष पहले यहां एक फ्लैट की कीमत 1.25 करोड़ रुपए थी, जो कि अब 2.5 करोड़ के ऊपर जा पहुंची है। इस सोसाइटी के लोगों को घर खाली करने को इसलिए कहा गया है क्योंकि 10 फरवरी 2022 को यहां टावर D की 6 मंजिलें आंशिक रूप से ढह गईं, जिससे 2 महिलाओं की मौत हो गई थी। लेकिन अब जब फ्लैट खाली करने का आदेश आया तो इससे यहां रहने वाले 140 परिवारों में काफी नाराजगी है। वो मांग कर रहे हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से फ्लैट का मुआवजा दिया जाए या फिर फ्लैट के बदले किसी और जगह फ्लैट दिया जाए। फ्लैट के पुनर्निर्माण पर 1000 रुपए प्रति वर्ग फीट भुगतान की शर्त हटाई जाए। लेकिन लंबे संघर्ष के बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं हुई। हालांकि प्रशासन के अल्टीमेटम के बदले में एक अल्टीमेटम सोसाइटी के RWA ने भी दिया है कि मांग पूरी होने तक फ्लैट को किसी भी कीमत पर खाली नहीं किया जाएगा। इसीलिए अभी ये टकराव और बढ़ने की आशंका है। गुरुग्राम के चिंटेल्स पैराडाइसो सोसाइटी के 3 टावर हैं जो कि खाली करने के आदेश जिनको हो चुके हैं। वो टावर मैं आपको तस्वीरों में दिखा रही हूँ। A, B और C 3 टावर हैं जो कि बताया गया है कि रहने लायक नहीं हैं और इसलिए यहाँ के जो लोग हैं, रेजिडेंट्स जो हैं, उनको खाली करने के लिए बोल दिया गया है। 15 दिन का समय दिया गया है और ये सभी रेजिडेंट जो है, इनसे कहा गया है कि तुरंत खाली कर दे। DDMA एक्ट के तहत यहाँ पर जो धारा है वो 163 लगा दी गई है और जब भी खाली कराया जाएगा पूरी पुलिस प्रशासन का अमला मौजूद होगा। अभी ये जो खाली करने के लिए कह रहे हैं हमें इमीडिएट, अभी कल इन्होंने नोटिस दिया है, 15 दिन में कैसे होएगा। दूसरी चीज़, उससे पहले ये तो सेटल होना चाहिए। ये रेंट स्टार्ट करेंगे वो भी ठीक है, बट जो रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन का इशू है दैट शुड बी सॉर्टेड फास्ट। 15 दिन में खाली कर दीजिए। उनसे पूछिए कहाँ जाएगा कोई 15 दिन में। पहले उन्होंने देखा था, टाइम दिया था कि खाली कर लीजिए। DMA लगा के 15 दिन में खाली कर दो। जिस रेट पे मैंने ख़रीदा था ऑलमोस्ट सेम रेट मुझे ऑफ़र हुआ है और मैंने वो अंदर खर्चा किया वो अलग है। मैं वेयर डू आई गो। पूरी ज़िंदगी भर की सफाई कमाई लगाई थी, बैंक से लोन भी है सिर पर। इस रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं उनकी संख्या 150 के करीब है। लेकिन रेजिडेंट्स का सवाल है, उनका एक दर्द है। उनका कहना है कि हमने ज़िंदगी भर की कमाई जो है वो अपने इस फ्लैट को खरीदने में लगा दी। अब रातों रात कहाँ चले जाएं, कहाँ रहें जाकर। इस टावर को जिन जिन लोगों ने क्लियरेंस दिया था अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? सोचते रहिए, बहुत पहले से सोच रहे हैं हम लोग।
अब जरा पुणे की उस खबर की फिक्र कर लेते हैं जिसमें एक असंतुष्ट ड्राइवर की नाराजगी ने 4 लोगों की जान ले ली है। घटना 2 दिन पुरानी है, लेकिन अब इसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। 4 लोगों को जिंदा जलाकर उनकी हत्या करने के पीछे सैलरी बोनस वाला एंगल सामने आया। नई थ्योरी यह है कि सैलरी काटे जाने से ड्राइवर नाराज हुआ, बोनस नहीं मिला तो उसके गुस्सा कई गुना बढ़ गया और कंपनी से नाराज होकर ड्राइवर ने बदला लेने का फैसला किया और बस में आग लगा दी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। सवाल यह है कि कोई असंतुष्ट या नाराज कर्मचारी अपने मालिक या कंपनी के खिलाफ किस हद तक हिंसक हो सकता है। इस घटना का सीसीटीवी वीडियो एक बार फिर देखिए तो आपको यह सवाल और इसके पीछे की गंभीरता समझ आएगी और यह भी समझ में आएगा कि दफ्तर में सामान्य सी दिखने वाली कोई भी बात कैसे एक अपराध की शक्ल लेती है। सड़क पर आग की लपटों में घिरा ये वही टेम्पो ट्रैवलर है जिससे उसके ड्राइवर ने गुस्से में आग के हवाले कर दिया। उफ। घटना के वक्त इसके अंदर 14 लोग सवार थे। आग लगते ही ज्यादातर लोग बाहर निकल गए, लेकिन 4 लोग इस गाड़ी से बाहर नहीं आ पाए और वहीं जलकर दम तोड़ दिया। आरोप है कि जनार्दन नाम के ड्राइवर ने खुद ही गाड़ी में आग लगाई। आग लगाने के पीछे की वजह भी किसी फिल्मी बदले की कहानी से कम नहीं है। बताया गया कि आरोपी जनार्दन की एक कंपनी में वो काम करता था। पिछले साल दिवाली पर उसे बोनस नहीं मिला और सैलरी भी कट गई थी। ये बात जनार्दन के दिल पर लग गई, उसे अपमान महसूस हुआ और उसके अपमान की आग ने 4 लोगों की जान ले ली। हालांकि कंपनी ने सफाई दी है कि उन्होंने कभी आरोपी की सैलरी नहीं काटी। पुलिस की पूछताछ में आरोपी जनार्दन ने बताया कि उसके साथ काम करने वाले लोग सैलरी कटने को लेकर अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। उस बात से वो बेहद नाराज था। एक दिन पहले उसने अपनी कंपनी के अंदर से 1 लीटर बेंजीन चुराया। बेंजीन एक ज्वलनशील रसायन होता है और उसी का इस्तेमाल करते हुए गाड़ी के अंदर आग लगा दी। बेंजीन की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। 4 लोगों की मौत के बाद यही चर्चा हो रही है कि असंतुष्ट कर्मचारी जो अपने गुस्से को ठीक से हैंडल नहीं कर पाते, वो किसी कंपनी के लिए और आम लोगों के लिए कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं।